कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होगे। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आपका मैं स्टडी कर यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और यूपी पुलिस कांस्टेबल के उड़ान बैच में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक जो आपको क्लासेस मिल रही हैं पॉलिटी की, उम्मीद करता हूं काफी पसंद आ रही होंगी और आपको काफी मजा आ रहा होगा उनको पढ़ के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा विषय रहेगा क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से आपके पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी के अंदर एक दो क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो आज के बाद आपको राष्ट्रपति से कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज की आप क्लास जब कंप्लीट करोगे तो आपको राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में बाहर नहीं जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगा कर देखिए या प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आया हुआ हो आपका कांस्टेबल में, तो आपका आज की क्लास के बाद में कभी कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति टॉपिक है हमारा, राष्ट्रपति महोदय हमारा काफी अच्छा और बढ़िया टॉपिक है। जैसे अभी तक हमने पीछे हर एक चीज को काफी डीप तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, इसी प्रकार से अभी पहले हम राष्ट्रपति की जो अनुच्छेद है उनको पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति के पास में जो कुछ शक्तियां होती हैं हम फिर उसको पढ़ने वाले हैं। इसी क्लास के अंदर आज हम पूरा कंप्लीट राष्ट्रपति पढ़ेंगे और एक अच्छे तरीके से हर एक अनुच्छेद को काफी अच्छे तरीके से हम डील करेंगे। अच्छे तरीके से एक पैटर्न वाइज उसको याद करने की कोशिश करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी काफी अच्छी एक वे में चलती रहे और आपको अब की बार आपकी वर्दी को कोई आपसे ना छीन पाए। अब की बार, आखिरी बार, मैं आपको हर बार बोलता हूं, बहुत हो लिया कि अब अभी नई वैकेंसी आई फिर से फॉर्म, अभी नई वैकेंसी आई फिर से। अब की बार लास्ट करना है हम लोगों को और अब की बार आपको आपकी वर्दी दिलाना हमारा कर्तव्य है। हम पूरी लगन और निष्ठा के साथ में आपको एक अच्छा और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। उसी इतनी ही ईमानदारी के साथ में आप भी इस कंटेंट को, हर क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़िए और जाके पेपर में अपना एक अच्छा स्कोर करिए। नंबर नहीं लाना है, मैंने आपको हर बार बोला है, नंबर नहीं लाना है, आपको रैंक लानी है। स्टडी कर का नाम आपको ऊंचा करना है। हम बस आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, आप ही जो हमारे हैं, जो हमारा एक नाम अच्छा खासा बनाओगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट, राष्ट्रपति को आगे चलते हैं। राष्ट्रपति जो कि एक काफी अच्छा टॉपिक है हमारे पॉलिटी के अंदर, हमारे आर्टिकल 52 से आपके 61 तक हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या इनके पास में पावर्स होती हैं, क्या क्या इन आर्टिकल के माध्यम से हमको बताया गया है राष्ट्रपति जी के बारे में। तो राष्ट्रपति जो शब्द का, राष्ट्रपति जो पद का, जो कहीं आपके जो संविधान नामक किताब है हमारी, उसमें कहीं आपका जो राष्ट्रपति नाम का वर्णन दिया है तो वो कौन से आर्टिकल में दिया है? आपका आर्टिकल 52 में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद का विवरण कहां मिलता है हमको, तो आपका आर्टिकल 52 में मिलता है। इसमें कोई समझने के लिए कोई खास बात नहीं है। आर्टिकल 52 एक सीधा सीधा सा है, आपसे पूछा जाएगा फैक्ट, क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर्टिकल 52 क्या है या राष्ट्रपति पद का विवरण हमें कहां जगह मिलता है, तो आर्टिकल 52 के अंदर मिलता है। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 53 की तरफ। दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, काफी मजा आ रहा होगा और इसी तरीके से हर एक चीज को अपने डेली जिंदगी से या डेली अपनी जो दैनिक हमारी दिनचर्या होती है उससे रिलेट करके पढ़ेंगे। काफी अच्छे तरीके से हम याद करने में उसको सक्सेसफुल रहेंगे। तो अनुच्छेद हमारा 53 क्या कहता है? केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति। यह चीजें थोड़ी समझेंगे, लैंग्वेज क्या कहती है। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 हमें कहता है। देखिए, भारत में जो सरकारें चलती है दो तरीके से चलती हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक होती है राज्य स्तर पर। एक केंद्र स्तर पर और एक होती है राज्य स्तर पर। जो केंद्र का प्रथम अधिकारी होता है वो कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति हमारे केंद्र का या देश का पहला नागरिक होता है। और राज्य स्तर पर राज्यपाल हमारे राज्य का, राज्यपाल हमारे जो क्या है, राज्य का पहला नागरिक होता है। एक्चुअल में अगर जो आपसे पूछा जाए कि
हमारे जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक जो कार्यपालिका का जो असली मेन प्रधान होता है, वास्तविक अगर जो शब्द जुड़ जाए तो प्रधानमंत्री को लगाएंगे आप ऑप्शन में। और यदि आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका का प्रधान अधिकारी कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। चीजें दोनों समझ में आ गई होंगी आपको, उम्मीद करता हूं। यदि आपके लिए वास्तविक शब्द का यूज कर दिया जाए, किसका? वास्तविक। यदि आपके लिए वास्तविक शब्द का यूज किया गया है कि वास्तविक प्रधान कौन है, वास्तविक प्रधान हमारे पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। क्योंकि ये बात कही भी गई है कि राष्ट्रपति मात्र नामात्र की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति नामात्र की कार्यपालिका है, वो अपनी शक्तियों का बहुत कम यूज करते हैं। एक्चुअल में जो सही जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वे हमारे कौन करते हैं? प्रधानमंत्री काम करते हैं ज्यादा। तो इसीलिए वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका केंद्र की या आपकी केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान कौन है, तो आपको राष्ट्रपति है। यही चीज आर्टिकल 53 में हमको बताई गई है। ठीक है, चीजें समझ आ गई। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 54 पे। तो आर्टिकल 54 हमें क्या कहता है? राष्ट्रपति का चुनाव। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बारे में ये हमें जानकारी देता है। मैं थोड़ी सी आपको ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष प्रणाली या गुप्त मतदान भी कह सकते हैं। गुप्त मतदान। आप बात समझेंगे कैसे। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब है यहां जी के जनता सीधे वोट नहीं कर सकती, यहां जी के सीधे जनता वोट करने के लिए नहीं जाती है। यहां कौन जाता है? आपका राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य जाएंगे, लोकसभा, लोकसभा और आपके राज्य विधानसभा, विधानसभा और आपके केवल और केवल दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी। मतलब कि हमारे जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें केवल दिल्ली और पुदुचेरी में ही विधानसभा है, और बाकी राज्य में तो है ही विधानसभा सभी में, लेकिन विधान परिषद बहुत कम है। इसीलिए विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देने के लिए नहीं जाता है। राज्यसभा के मेंबर जाएंगे, लोकसभा के मेंबर जाएंगे, राज्य विधानसभा के मेंबर जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश से केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, इनके मेंबर मतलब कि यहाँ की राज्यसभा विधानसभा के मेंबर आपके कहां आएंगे? राष्ट्रपति को वोट करने के लिए आएंगे। यहां से जो जनता का एक प्रतिनिधित्व एक आदमी करता है। कौन? विधायक। जैसे भी जहां से विधायक है या कोई सांसद है, ऐसे ये जो आपका जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां जी, कैसे एक आदमी पर्टिकुलर आदमी को चुनकर भेज दिया जाता है कि ये हमारे यहाँ से विधायक हैं, ये अब आगे वहां जी के वोट करेंगे। ऐसे होता है राष्ट्रपति के चुनाव। अब बात करते हैं जो एक विधायक का मत होता है, एक विधायक का मत, विधायक का मत। तो एक विधायक का मत बराबर जो होता है वो होता है कुल राज्य की जनसंख्या, कुल राज्य की जनसंख्या बटे कुल विधायकों की संख्या गुणा 1/1000। ये आपका चलता है विधायक के मत के लिए, जो कि आपका कहां जी के जाएंगे? हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में जाएंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। ऐसे ही आपका होता है क्या? आपके उनका सांसद का चुनाव। ठीक है, वहां जी के 1/1000 नहीं होगा, बस खाली कुल आपके जनसंख्या बटे वहां से कुल सांसद की संख्या, ये होता है आपका सांसद के लिए। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया आपके चुनाव की प्रक्रिया। यही आर्टिकल जो 55 है वो मैंने आपको 54 में ही बता दिया कैसे होती है, अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होती है। एक और चीज यहां से समझेंगे प्रक्रिया, जो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें जो वोटिंग होता है ये होता है आपका कुल वोट बटे 2+1। मतलब कि
कुल वोटिंग का 50%, कुल वोटिंग का 50% लाना है और +1, मतलब कि 50% से आपको ज्यादा लेकर आना है, तभी आप राष्ट्रपति बनने के योग्य हो या राष्ट्रपति का चुनाव आप जीत पाते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपको 50% वोटिंग नहीं मिल पा रहा है, जितने भी वहां के मेंबर्स हैं जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हैं, उनको 50% वोटिंग नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए फिर दूसरी चीजें क्या है, वरीयता। वरीयता, वरीयता के आधार पर होगा। अब समझेंगे वरीयता के आधार पर कैसे होगा। मान लीजिए आप में 4 कोई मेंबर है, ए बी सी और डी, ये 4 मेंबर है। माना कि मैंने ए सबसे ज्यादा पसंद कर रहा हूं ए को, तो 1 नंबर दे दिया। फिर दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूं कि सी बन जाए, फिर मैं तीसरे नंबर पे चाहता हूं कि बी बन जाए, और फिर चौथे नंबर पे चाहता हूं मैं आपका डी बन जाए। तो क्या करा कि जो पहला चरण हुआ उसमें मैंने ये आदमी चुने। यदि इनमें से अभी भी जो ये कैंडिडेट है, ये अब भी 50% के इस आंकड़े को पार नहीं कर पाते हैं, अगर जो प्रथम चरण का चुनाव आपका ऐसे वरीयता के आधार पर अगर जो 50% की वोटिंग को पार नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका दूसरा राउंड होगा ऐसे ही। तो दूसरे राउंड में जो सबसे कम मिलेगा उसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, केवल फिर इन तीनों के ही पास में रह जाएगा। इसी के बेस पे हमारे चौथे राष्ट्रपति जो हुए हैं, चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी, कौन से, वीवी गिरी, वीवी गिरी जो हुए हैं हमारे, वीवी गिरी, उनको क्या करा गया, सेकंड राउंड में जाके उनको 50% का वोटिंग मिला है, और वो पहले हमारे ऐसे राष्ट्रपति बने जो वरीयता के आधार पर बने हैं। तो चीजें काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। हर एक चीज मैंने आपको इतना डीप में जाके पढ़ाई है, बहुत ही डीप में। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक और चीज आप यहाँ जी के याद रखेंगे, जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, ये यहां से निर्वाचित सदस्य है। कौन से, निर्वाचित सदस्य ही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, सारे सदस्य भाग नहीं लेते, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, चीजें काफी अच्छे तरीके से मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझाई है। आप अगर जो मन लगा के क्लास को कर रहे हैं, लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन कभी भी, मैं ये गारंटी लेता हूं, कभी भी आपका ये क्वेश्चन राष्ट्रपति का गलत होने वाला नहीं है। हर एक चीज को कितने डिटेल के साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताई है, आपको बताया है विधायक का मत कैसे निकालते हैं, सांसद का मत कैसे निकालते हैं, राष्ट्रपति की वोटिंग कैसे होती है, कौन सी प्रणाली से चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है, वरीयता के आधार पर कैसे होता है, पहले कौन से चुने गए वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति, हर एक चीज विद डिटेल के साथ में बताई है। तो आइए आगे चलते हैं। आर्टिकल 56 क्या कहता है। आर्टिकल 56 कहता है हमें राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का जो हमारा कार्यकाल है वो आपका कितना है, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, हम सभी को पता है ये राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये कितना होता है हमारा, 5 वर्ष का होता है। तो ये हमारा कहां मेंशन करा गया, आर्टिकल 56 में, 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 के माध्यम से बताया गया है, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। एक चीज और याद रखेंगे हमें, ये जो 5 वर्ष पूर्ण होते हैं ये आपके कहां जगह से पूरे होते हैं, जिस दिन शपथ ग्रहण से, शपथ ग्रहण, जिस दिन से राष्ट्रपति जिस डेट से शपथ ग्रहण करेंगे उस डेट से 5 साल तक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में बने रहेंगे। किसके माध्यम से, आर्टिकल 56 के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, अनुच्छेद 57 हमें बताता है राष्ट्रपति का पुनर्चयन। क्या, राष्ट्रपति का पुनर्चयन। ये जो चीज है ये हमारे संविधान को और देश के संविधान से काफी अलग बनाती है। अब बताता हूं मैं कैसे। ये बहुत ही अच्छा एक हमारे संविधान की योग्यता कह सकते हैं हम इसको। अनुच्छेद 57 जो हमें कहता है वो कहता है राष्ट्रपति का पुनर्चयन, मतलब कि जो और काफी देश हैं जैसे यूएसए वगैरह हुए, इनमें क्या है, एक राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है। कितनी बार, यूएसए में आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं, यूएसए में राष्ट्रपति केवल कितनी बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है। कितनी बार, 2 बार। लेकिन भारत में, भारत के संविधान में यह प्रावधान करा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है।
कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। पुनर्चयन का मतलब है अगली बार दोबारा से चयन हो सकता है, फिर चयन हो सकता है, फिर चयन हो सकता है। इसीलिए अभी तक का जो सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति में हमारे किसका रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। ये केवल 2 बार हमारे राष्ट्रपति चुने गए हैं, कितनी बार, 2 बार। सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। आर्टिकल 58 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 58 हमें बताता है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, कि आखिर उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जो कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए हो। तो इसकी जो योग्यता है वो हम लिखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आप थोड़ा रफ कर देता हूं। जो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है दोस्तों, उसके लिए हम कह सकते हैं सबसे पहले भारत का नागरिक हो। पहली जो योग्यता है वो क्या है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। तीसरी चीज क्या है आपका, लोकसभा, क्या, लोकसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य हो, चुनाव लड़ने योग्य हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या आ गई, चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य हो। चौथी चीज और हम इसमें डाल सकते हैं, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न होने का मतलब हम समझेंगे क्या है, लाभ के पद का मतलब है किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो, गवर्नमेंट कोई जॉब ना हो उसके पास में, वो आपका राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बताया। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात है उसके पास में भारत की नागरिकता हो। दूसरी चीज क्या है, 35 वर्ष की वो आयु पार कर चुके हो, जो भी भारत के राष्ट्रपति के लिए अपना फॉर्म डाल रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। तो आगे क्या है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का योग्यता हो, मतलब कि कम से कम वो 1-2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हो। ठीक है, अच्छा चौथा क्या है, किसी भी लाभ के पद पर न हो, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के पद पर वो ना हो। ठीक है, ये हो गया आपका योग्यता में। बात करते हैं 59, राष्ट्रपति के पद के लिए पात्रता। तो ये चीजें मैंने जो चीज यही बताई है उसी में ही थोड़ा सा और आगे डिफाइन किया गया है। पद के लिए जो पात्रता है वो यही है कि आपका 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो और आपका लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य हो, यही आपके लिए पद की पात्रता होती है। 60 को देखेंगे, अनुच्छेद 60 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद कहता है 60 राष्ट्रपति की शपथ। जो राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं उसके बारे में जो हमें बताता है आर्टिकल 60 बताता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है हमें, तो आर्टिकल 60 बताता है। शपथ जो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ये कौन दिलाता है हमारे राष्ट्रपति को शपथ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और आर्टिकल 61 क्या कहता है हमें, महाभियोग, मतलब कि यदि राष्ट्रपति हमारे संविधान का, केवल मेरे वर्ड को अच्छी तरीके से सुने करो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि हमारे भारत के राष्ट्रपति हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए एक प्रक्रिया दी गई है महाभियोग। केवल महाभियोग तभी चलाया जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर जब वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ये जो महाभियोग है ये आपका कोई से भी, आपका संसद के कोई से भी उसमें चलाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कोई से भी सदन में आप चला सकते हैं इसके लिए, किसको, महाभियोग को। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे आपके आर्टिकल्स जो कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए थे। काफी अच्छे आर्टिकल्स थे, मैंने हर एक को आपको अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप बताया है
कि कौन सा राष्ट्रपति के पद के लिए होता है, फिर उसके लिए केंद्र की शक्ति में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, कब से होता है, राष्ट्रपति का पुनर्चयन क्या होता है, योग्यता क्या होती है, हर एक चीज विद डिटेल के साथ में मैंने आपको समझाई है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, कि सॉरी योग्यता नहीं, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती है राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियां। शक्तियां क्या होती हैं आखिर राष्ट्रपति के हाथ में? शक्तियां, राष्ट्रपति महोदय क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीजें लागू और कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो शक्ति होती है वो होती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में क्या क्या आ सकते हैं आपके? सबसे पहले हम कह सकते हैं नियुक्ति। क्या? नियुक्ति। जितनी भी आपकी बड़ी नियुक्तियां होती हैं, जैसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति होगी, हाई कोर्ट के जज की होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज की होगी, राज्यपाल की होगी, कैग की होगी, महान्यायवादी की होगी, ये जितनी भी उपराष्ट्रपति की होगी, आपकी ये जितनी भी नियुक्तियां होती हैं कौन करता है आपकी? ये आपके करते हैं राष्ट्रपति। तो लिख सकता हूं मैं नियुक्ति में आपकी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, आपके राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, आपके मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल हो गया आपका, क्या? मंत्रिमंडल हो गया आपका, कैग हो गया। ये जितनी भी आपकी बड़े पद की नियुक्तियां होती हैं ये आपके कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये होगी आपकी कार्यपालिका संबंधी कुछ शक्तियां जो राष्ट्रपति के हाथों में, राष्ट्रपति महोदय के साथ हाथों में होती हैं। अब बात करते हैं विधायी शक्तियां, कि आखिर विधायी शक्तियां क्या होती हैं? विधायी शक्तियां वो होती हैं जब हमारे संसद का कोई भी शस्त्र नहीं चल रहा है, कोई भी पावर में नहीं है, ना ही राज्यसभा ना ही लोकसभा, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या? अध्यादेश, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यदि आपका लोकसभा आपके पावर में नहीं है, राज्यसभा है, तो भी ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये नवगठित हमारी लोकसभा होती है, क्या? लोकसभा, लोकसभा, नवगठित लोकसभा के जो पहले सत्र के जो आपकी अध्यक्षता करते हैं वो कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संसद के दोनों सत्रों के संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसी संसद को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां किसमें होती है? हमारी विधायी शक्तियों में होती है। जैसे लोकसभा में आपके 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ये जितनी भी शक्तियां होती है हमारी कहां होती है? आपके विधायी शक्तियों में ये होती है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम वीटो की शक्तियां, आर्टिकल 111 में जो दी गई है। तो वीटो की जो शक्तियां होती है दोस्तों, ये क्या होती है? ये 3 प्रकार की शक्तियां मिली हुई है हमारे राष्ट्रपति जी महोदय को, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबन वीटो। अब इनको बताता हूं मैं कैसे कैसे। पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो का मतलब है यदि कोई मंत्री सांसद नहीं है, यदि कोई मंत्री सांसद नहीं है और उसका विधेयक कोई है, कोई विधेयक लेकर आते हैं, तो उसको ये क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं। ये इनको पूर्ण वीटो है। यदि कोई मंत्री आपका सांसद नहीं है तो उसके विधेयक को क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। ये पूर्ण वीटो हो गया। बात करते हैं पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो जो है राष्ट्रपति महोदय के पास में, पॉकेट वीटो का मतलब, पॉकेट माने जेब, पॉकेट माने जेब, पॉकेट वीटो मतलब पॉकेट में जो उनके वीटो है, मतलब कि यदि कोई विधेयक बना है तो, और वो राष्ट्रपति आपको पता ही है ये आपके विधेयी शक्तियों में, कोई भी विधेयक तभी विधेयक होगा जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर देंगे? अपने हस्ताक्षर कर देंगे। क्या? हस्ताक्षर मतलब कि साइन कर देंगे। ये आपका विधेयी शक्तियों में आता है। कोई भी विधेयक तभी विधेयक होगा जब उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी कर देंगे। तो ऐसे ही पॉकेट वीटो का से समझेंगे। पॉकेट वीटो वो होता है कोई भी विधेयक जैसे राष्ट्रपति जी के पास में आया तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है कि वो उस पर सिग्नेचर कर ले, चाहे तो वो उसे पूरे 5 वर्ष के लिए अपने पास में रख सकते हैं और उसको साइन ना करें। तो ये होता है उनका पॉकेट वीटो, मतलब कि उसको अपने पॉकेट में रख लिया। समझ आ गई चीजें?
अब आगे चलते हैं निलंबन वीटो। निलंबन वीटो में क्या होता है, यदि कोई विधेयक है जो कि धन विधेयक को छोड़ के या संविधान संशोधन विधेयक, बातों को समझोगे, शब्दों को समझना, दो विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर यदि कोई और विधेयक है तो राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए दोबारा लौटा सकते हैं, उस पर पुनर्विचार के लिए उसको निलंबित कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, दोबारा से भेज सकते हैं कि इस पे पुनः विचार किया जाए। तो ये होता है निलंबन वीटो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीन चीजें मैं आपको कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधायी संबंधी शक्तियां और वीटो संबंधी शक्तियां काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। अब बात करेंगे आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन शक्तियां हमारे भारत के संविधान में आपको तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, जो कि तीन अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो ये जो शक्तियां हैं, ये जो है आपकी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल से समझेंगे जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो किस प्रकार से लगा सकते हैं यदि विद्रोह हुआ हो। क्या विद्रोह, सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह हुआ हो या बाह्य आक्रमण हुआ, मतलब किसी बाहर के देश से लड़ाई चल रही हो, बाह्य आक्रमण, या युद्ध कह सकते हैं हम इसे, क्या युद्ध हुआ हो, तब हम आपका 352 आर्टिकल का यूज करके राष्ट्रपति जी आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। इसमें आपका अभी तक भारत में 3 बार लगा है, 1961, 1971 और 1975। ये अब तक भारत में 3 बार लग चुका है, कौन सा, आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो समझ में आ गया 352 के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार, 61, 71, 75 में। और कब कब लगता है, विद्रोह हो जाने पर या सैन्य विद्रोह हो जाने पर, या क्या है, बाह्य आक्रमण, मतलब कि किसी बाहर की अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किसी से युद्ध हो जाने पर। ठीक है, समझ आ गई अच्छे से चीजें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356, मतलब राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन आपका तब लगाया जाता है जब राज्यपाल सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से कि अब जो यहाँ की स्थिति राज्य की काफी खराब है और अब यहाँ का जो संविधान, यहाँ का जो शासन है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए अब यहाँ का जो शासन है वो आप अपने हाथ में ले लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो ये किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है, राज्यपाल की सिफारिश पर। ध्यान रखेंगे, तो राज्यपाल की सिफारिश पर ये लगाया जाएगा, क्या, राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाएगा राष्ट्रपति शासन। ये कब लगता है, जब आंतरिक विद्रोह हुआ हो, देश के अंदर विद्रोह चल रहा हो, अपना अंदर का जो आपने देखा होगा किसी राज्य में चलते रहते हैं अंदर के जो विद्रोह होते हैं, तो ये राज्यपाल की सिफारिश पे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। अब तक सबसे पहले आपका ये जो लगा था 1951 में, 1951 में ये आपका लगाया था पंजाब में सबसे पहली बार। और अब तक सबसे जो लंबा कार्यकाल चला है राष्ट्रपति शासन का 10 वर्ष के लिए, ये आपका लगा था 10 वर्ष के लिए। किसका, 10 वर्ष के लिए पंजाब में चला था। और सबसे अधिक बार जो लगा है वो 10 बार कहां पे लगा है, आपका उत्तर प्रदेश, यूपी में आपका 10 बार अब तक लग चुका है राष्ट्रपति शासन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से मैं बता पाया हूं कि आर्टिकल 356 क्या होता है, राष्ट्रपति शासन कितने आपका सबसे पहली बार कब लगा, कहां जी लगा, कितने टाइम तक लगा रहा है और सबसे अधिक बार कहां जगह लगा, और ये किसकी सिफारिश पे लगाया जाता है और ये क्यों लगाया जाता है, का हर चीज मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई है। अब चलते हैं अनुच्छेद 360 के पास। ये कहता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारतीय संविधान के अभी तक भी जो अभी तक का, जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ है, अभी तक भी वित्तीय आपातकाल भारत के अंदर नहीं लगाया गया है कभी भी। 360 आर्टिकल के अंदर आता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। अब बात आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के माध्यम से राष्ट्रपति जी को यह शक्ति दी गई है कि वो कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मतलब कि यदि आपका संसद का कोई भी शस्त्र जो पावर में नहीं है, कोई भी अंग संसद का पावर में नहीं है, तो राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश ला सकते हैं और उसको लोकसभा या संसद के शुरू होने से
होने से 6 हफ्ते 6 हफ्ते के भीतर 6 हफ्ते के भीतर पारित करना होता है। यदि लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है, तो राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश ला सकते हैं आर्टिकल 123 के माध्यम से। ठीक है, कोई भी अपना कानून बना सकते हैं। ये आपका दिया गया है आर्टिकल 23 में, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है हमारे भारत के राष्ट्रपति को। अगली जो शक्ति है वो है न्यायिक अधिकार। न्यायिक अधिकार अनुच्छेद 72 में दिया गया है। न्यायिक अधिकार क्या है? भारत के राष्ट्रपति को यह प्रावधान है, यदि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर, बातें समझेंगे क्या, गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी का भी मृत्युदंड, किसी की सजा को कम कर सकते हैं और किसी के भी फांसी की सजा या कुछ भी सही उसके मृत्युदंड को खत्म कर सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं, बरी कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? गृह मंत्रालय की सिफारिश पर। तो ये जो आपका है, या फिर सैन्य न्यायालय द्वारा भी दो तरीका की सजा होती है। एक हमारा जो सिविल कोर्ट होते हैं ये सजा बोलते हैं, एक सैन्य न्यायालय अलग से सजा बोलते हैं। तो उसमें अगर जो सैन्य न्यायालय की भी सजा है तो उसको राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं आर्टिकल 72 के माध्यम से। ठीक है, आपके राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो आर्टिकल 72 के माध्यम से किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल भी कर सकते हैं, पर राज्यपाल को यह पावर नहीं है कि सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को वो माफ कर सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।